हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अल्फा सीरीज फॉर क्लास 11th फिजिक्स। और अभी हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी 01 एंड डीपीपी 02, जिसमें आपको मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम वेक्टर एडिशन के वो क्वेश्चंस लेंगे जो कि फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, एनालिटिकल मेथड वाला फॉर्मूला, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला। उसके बाद हम वेक्टर एडिशन के वो क्वेश्चन लेंगे जो कि कंपोनेंट मेथड पे बेस्ड है, कार्टेशियन फॉर्म पे बेस्ड है। तो बढ़िया बढ़िया हम सवाल लेके आए हैं, आपको बहुत मजा आएगा आज के लेक्चर में। लेक्चर ऐसे होगा कि क्वेश्चन यहां पे लिख के आएगा, आप वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे। जब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसी के बाद सॉल्यूशन देखोगे। अगर आपने क्वेश्चन पहले से कर रखा है तो वीडियो को आगे बढ़ा देना, क्योंकि बीच बीच में बहुत बढ़िया सवाल मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं पर कुछ बहुत अच्छे हैं। तो शुरू करें, जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और जो आलसी बच्चे हैं वो हमारी वेबसाइट पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट www.physicswala.alakpande.com। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर। टुडेज गोल, आज का गोल है सोल्यूशन ऑफ डीपीपी 01 एंड डीपीपी 02। सभी को पता है मैं डीपीपी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करता, सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले डीपीपी 01 क्वेश्चन नंबर 8। अब यही समय है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का, करना है, इसमें काम चोरी नहीं। Two forces while acting on a particle in opposite directions have the resultant of 10 Newton। जब opposite direction में लगी तो resultant 10 Newton आया। If they act at right angles to each other, जब right angle पे लगी 90 डिग्री पे, the resultant is found to be 50 Newton। Find the two forces। बड़ा ही हलवा सवाल, 2 कौड़ी का सवाल, जल्दी से निपटा दें इसे पॉज करके। 1 2 3 4 5 जो सॉल्व कर चुका है आगे बढ़ जाए, आगे बढ़िया सवाल है। चलो भाई, जिससे नहीं हुआ। टू फोर्सेज व्हाइल एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन हैव द रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। मान लेते हैं दो फोर्सेज हैं F1 और F2। तो मान लेते हैं एक फोर्स इधर लगी F1, एक फोर्स इधर लगी F2। ये रहा वो पार्टिकल जिसकी बात कर रहे हैं, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। हैव द रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। बच्चों, जब फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी तो रिजल्टेंट सिंपली क्या हो जाएगा, बड़ी वाली फोर्स माइनस छोटी वाली। मान लेते हैं ये बड़ी फोर्स है, ये छोटी फोर्स है, सो F1 माइनस F2। भाई अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा है, इधर 4 इधर 3, माइनस करेंगे ना सिंपल रिजल्टेंट के लिए, 4 माइनस 3 है ना। तो F1 माइनस F2, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दी है 10 न्यूटन। तो हम लिख सकते हैं F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, इफ दे एक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब राइट एंगल पे लगी, ये रही F1, ये रही F2, कितने एंगल पे 90 डिग्री पे। बच्चों अब रिजल्टेंट यहां से निकलेगा कहीं बीच से। अब बोला है द रिजल्टेंट इज फाउंड टू बी 50 न्यूटन। बच्चों इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बोलो, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और कुछ नहीं होगा। अरे 2F1 F2 cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, यहाँ पे प्लस 2F1 F2 cos 90, cos 90 0। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, यानी 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। 50 का स्क्वायर बोले तो 2500 इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये मिल गई सेकेंड इक्वेशन, यहां लिख लेते हैं इसको भी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500। न्यूटन तो होगा नहीं भाई, तो स्क्वायर हो गया 2500, सिंपल। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। अपने पास दो इक्वेशन है, अपने पास दो वेरिएबल है, बड़ा आसान है। यहां से आप F1 की वैल्यू निकाल लो, कितनी होगी 10 प्लस F2। यहां से F1 की वैल्यू क्या होगी 10 प्लस F2, और 10 प्लस F2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। 10 प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर गिव्स दिस। यहां पे F2 की एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर लेना। देखो करना यही होता है, बट इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। अभी शायद लंबा लगे पर ओवरऑल वो शॉर्ट है और सिंपल है। जरा सिंपल मेथड देखते हैं कि ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिना क्वाड्रेटिक के। एक तरीका तो ये F1 इज इक्वल्स टू 10 प्लस F2, 10 प्लस F2 यहां लगा दें, 10 प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F2 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी भाई, स्क्वायर होगा।
बिना क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नोट करना हो नोट करें पॉज करके। 1 2 3 4 5 चल रहा हूं मैं। f1 माइनस f2 इज 10, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर इज 2500। आ जाओ लिख लेते हैं। f1 माइनस f2 इज इक्वल्स टू 10, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500। बच्चों मैं बहुत ही सिंपल सी चीज करने जा रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर क्या होगा? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2। कॉस थीटा मत लिखना, वेक्टर एडिशन नहीं किया है, सिंपल वैल्यू है ए बी जैसी, ये स्केलर फॉर्म में लिखा है मैंने, f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों f1 माइनस f2 वैल्यू सिंपल वैल्यू का होल स्क्वायर क्या होगा? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2 f1 f2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या आएगा? f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ f1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ f2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, f1 प्लस स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, 2 बार। f1 प्लस f2 की वैल्यू हमको नहीं पता है, f1 माइनस f2 की वैल्यू हमको पता है 10, तो यहां 10 का स्क्वायर रख दो 100। 2 टाइम्स ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर ये भी पता है 2500। भैया यहां से f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2500, ये कितना हो गया? 5000। 5000 में से 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5000 माइनस 100 4900, सही है। ये हो जाएगा 5000, 2 इंटू 2500 5000, 100 माइनस हुआ 4900। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, f1 प्लस f2 भाई इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 70, 7 7 जा 49, 10 10 जा 100। अब जरा देखो f1 प्लस f2 भी पता चल गया, f1 माइनस f2 भी पता है, अब तो ये सवाल हलवा हो गया भाई एकदम, अब तो बहुत ही हलवा हो गया। f1 प्लस f2 की वैल्यू कितनी आई जरा बताओ? 70, और f1 माइनस f2 की वैल्यू हमको पहले से पता थी 10। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी, चाहो तो तुम क्वाड्रेटिक बना सकते हो। f1 की वैल्यू यहां से निकालो, 10 प्लस f2 यहां पे रख दो, उसका स्क्वायर हो जाएगा, f2 की क्वाड्रेटिक बनेगी, f2 की वैल्यू निकाल के फिर f1 निकाल लेना। दूसरा तरीका ये मैंने बता दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे भाई क्या होगा? माइनस f2 प्लस f2 कैंसिल, f1 f1 2 टाइम्स ऑफ f1 70 और 10 80, f1 की वैल्यू मिल गई 40, क्या होगा? न्यूटन। खत्म। अब f1 की वैल्यू यहां पे रख दो, 40 प्लस कितना करें कि 70 आ जाए? 30, सीधा सीधा f2 की वैल्यू 30 न्यूटन। बोलो समझ में आया? f1 40 आया, यहां पे 40 रखा, प्लस कितना करना पड़ेगा? 30 प्लस करेंगे तब 70 आएगा। नोट करना हो तो नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। 1 2 3 4 5, 2 कौड़ी का सवाल था, बहुत ही हलवा सवाल था। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फोर्सेज ईच इक्वल टू f/2 एक्ट एट राइट एंगल। 2 फोर्सेज हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है f/2 और इधर भी f/2 एक्ट एट राइट एंगल। देयर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज्ड, ध्यान से देयर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज्ड। इनका इफेक्ट क्या है? इनका जो रिजल्टेंट, वही तो इनका इफेक्ट है, रिजल्टेंट, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय अ थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कितने पे होगा? 45 डिग्री पे, बाई 90 डिग्री एंगल है, 45 पे बाइसेक्टर। देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय अ थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन। इन्होंने कहा देयर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज बाय अ थर्ड फोर्स, एक थर्ड फोर्स लगा सकते हैं, एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर 45 डिग्री पे इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इन्होंने कहा कि इस तरफ एक फोर्स लगा के खेल कर सकते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट थर्ड फोर्स? इस थर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड, लेट दिस बी एफ डैश। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश। कैसे करेंगे? ट्राई करें एक बार पॉज करके। 1 2 3, बहुत आसान सवाल है, हो जाना चाहिए। 4 5, चलो मैं करता हूं। अब भाई बोल रहा है f/2 का जो इफेक्ट है, इफेक्ट मतलब इनका जो रिजल्टेंट है, देयर इफेक्ट। देखो एक तरीका इसको करने का सिंपल ये है कि बोलो इन तीनों का सम 0, यही तो बोला है। देयर इफेक्ट में भी न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज मतलब नेट फोर्स 0 हो जाएगी, इनका कोई इफेक्ट नहीं बचेगा
भाई ये फोर्सेस किसी पार्टिकल पे लग रही होंगी, किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रही होंगी। बोला इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इफेक्ट न्यूट्रलाइज होने का मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कि इसका एक्स कंपोनेंट लो, इसका एक्स लो, इसका एक्स लो, सबको बोलो कि भाई सबका एक्स जीरो, सबका वाई लो, उसको जोड़ो, बोलो सबका वाई जीरो होगा, सम ऑफ एक्स जीरो सम ऑफ वाई। दूसरा तरीका थोड़ा सा शार्प, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, देयर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज। बच्चों इनका इफेक्ट क्या है? इनका रिजल्टेंट। इनका रिजल्टेंट कहां से जाएगा? जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो। एक चीज मैंने आपको बताई है कई बार कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, मान लो ए और ए, इक्वल वेक्टर्स अगर हैं, अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो बच्चों उनका रिजल्टेंट हमेशा एकदम बीच से जाता है। अगर इक्वल वेक्टर है, चाहे 90 डिग्री पे हो, चाहे 60 डिग्री पे हो, चाहे 30 पे हो, चाहे 120 पे हो, रिजल्टेंट हमेशा बीच से। जैसे यहां पे इनका रिजल्टेंट कितने एंगल पे आएगा? 45। ये दो फोर्सेस मान लो 60 डिग्री पे होते और दोनों बराबर होते तो रिजल्टेंट कहां से ज्यादा? 30 डिग्री से। 120 डिग्री पे होते, इक्वल होते, तो रिजल्टेंट 60 डिग्री से। अगर वेक्टर्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट एकदम बीच से। दूसरी चीज मैंने आपको एक चीज ये भी याद कराई है कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं एक्टिंग एट 90 डिग्री तो बच्चों रिजल्टेंट होता है a√2 हमेशा। ये सब छोटे छोटे शॉर्टकट आपको आने चाहिए भाई, यहां फॉर्मूला नहीं लगाएंगे a² + a², खत्म। अगर दो इक्वल वेक्टर है एक्टिंग एट 90 डिग्री तो उनका रिजल्टेंट होता है a√2। यहां दो इक्वल वेक्टर्स हैं, पहली बात रिजल्टेंट कहां से बनेगा? इसी लाइन पे, क्योंकि भाई ये लाइन कितने पे थी? 45 डिग्री पे। बोला था ना बाइसेक्टर है मतलब 45 पे, तो रिजल्टेंट भी इसी लाइन पे होगा। और बच्चों इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a√2, मतलब ये फोर्स a√2। नीचे इसको 2 को लिख सकते हो √2, √2, ऊपर भी √2 से √2 मर गया, क्या आया? f/√2। मतलब ये फोर्स कितनी है? f/√2। ठीक, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये है, जो इफेक्ट है वो ये है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक फोर्स लगा दी, किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। खत्म भाई। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इतनी ही होगी, तभी तो इक्वल अपोजिट कैंसिल, नेट इफेक्ट क्या है? जीरो। भाई इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा और इन दोनों के रिजल्टेंट को ये काट देगा, तो नेट इफेक्ट जीरो। यही तो बोला है देयर इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज। इनका इफेक्ट क्या है? ये रिजल्टेंट, और इसको काटने के लिए एक फोर्स प्रेजेंट है। ये फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए? इसके बराबर, तभी तो नेट फोर्स जीरो आएगी। यानी सिंपल सी बात है, यहां से हम बोल सकते हैं f' शुड बी इक्वल टू रिजल्टेंट। सो f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f/√2। सिर्फ वैल्यू बता रहा हूं, यहां वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है मैंने। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट थर्ड फोर्स? सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, f/√2। डायरेक्शन पूछोगे तो भाई रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वेक्टर फॉर्म में वहां वेक्टर लगा के माइनस लिखना पड़ेगा, पर नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्लियर है? नोट करना हो नोट करें, हम आगे बढ़े। 1 2 3 4 5। चलो बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा बढ़िया है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज हैज मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन। अच्छा, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। वन ऑफ द फोर्सेज इज ऑफ मैग्नीट्यूड 20√3 न्यूटन। एक फोर्स है 20√3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट। ये फोर्स रिजल्टेंट से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फोर्स? ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। ट्रिकी है, टफ नहीं, ट्रिकी है। 1 2 3 4 5 मैं करने जा रहा। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन। मान लो दो फोर्सेज हैं अपने पास, इधर एक फोर्स है मान लो F1 और इधर मान लो एक फोर्स है F2। तो बोला इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना है? 20 है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन। भाई दो फोर्सेज ली, कैसे जोड़ दी हमने? टेल टू टेल जोड़ दी, रिजल्टेंट बीच से कहीं निकाल दिया। वन ऑफ द फोर्सेज इज ऑफ मैग्नीट्यूड 20√3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट। मान लेते हैं इस फोर्स की बात कर रहे हैं, ये फोर्स कितनी है? 20√3। वन ऑफ द फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20√3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट से कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फोर्स? हमसे पूछा है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। तो एक तरीका तो है सिंपल, हम वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाएं, उससे कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं, फंस जाओगे। दिखाएं? चलो दिखाते हैं। अपने पास दो इंफॉर्मेशन, एक तो रिजल्टेंट पता है, एक तो एंगल tan थीटा पता है। ये tan थीटा होता है ना। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं,
आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस 2 F1 F2 और इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल गिवन नहीं है सवाल में। देखो बोला है वन ऑफ द फोर्सेज इज 20√3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट से एंगल दिया है, इनके बीच का एंगल नहीं पता है। मान लेते हैं भाई इनके बीच का एंगल है थीटा। मान लेते हैं दो फोर्सेस के बीच का एंगल है थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1 20√3 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। बच्चों ये हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ से चाहो तो ये हो गया 1200, इसको इधर भेज दो। 400 माइनस भाई ये कितना हो जाएगा 1200, 400 माइनस 1200 कितना हो गया माइनस 800 इज इक्वल्स टू F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। भाई इसके अंदर तीन वेरिएबल हैं, F1 F2 और थीटा भी एक वेरिएबल है। ये आया 1200, उधर भेजा 400 माइनस 1200 800। तो एक इक्वेशन तो ये बनी। दूसरी इक्वेशन बच्चों इस एंगल से बना सकते हो। ये एंगल कैसे निकलता था, tan अल्फा। tan अल्फा कैसे निकलता था याद है, tan अल्फा का फॉर्मूला याद है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सभी को रटा हुआ है बच्चों। tan अल्फा यानी tan 30 इज इक्वल्स टू बी कौन सा हो जाएगा ये वाला वेक्टर F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। बच्चों tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ से आप बोल सकते हो 1/√3 इज इक्वल्स टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। दो ही तो इन्फॉर्मेशन पता थी यहाँ आपको, एक तो ये पता था रिजल्टेंट 20 है और दूसरा आपको अल्फा की वैल्यू दे दी थी, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वन वेक्टर। एक तो आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया, एक आपने tan अल्फा का। भाई अल्फा ही तो होता है एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वन फोर्स विथ वन वेक्टर। tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इनके बीच का एंगल भी नहीं पता। ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास वेरिएबल दो ही हैं, एक F2 और एक थीटा। यहाँ F1 की वैल्यू रखना चाहो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ F1 की वैल्यू नहीं रखी हमने, रख दो। मैंने गलत बोल दिया कि तीन वेरिएबल है, एक्चुअली तुम्हारे पास दो ही वेरिएबल है। यहाँ F1 की वैल्यू रखना हो रख दो, काम नहीं बनेगा इससे, तुम कुछ भी कर लो। -800 इज इक्वल्स टू F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 की वैल्यू कितनी है 20√3 इंटू 20√3 F2 कॉस थीटा -800 इज इक्वल्स टू F2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 40√3 F2 कॉस थीटा। ये इक्वेशन बनी। अब तुम जितना सर पटकना हो पटक लो, इन दोनों इक्वेशन से कुछ नहीं निकलना, जितना कोशिश करना हो कर लो। क्या करें सर, यहाँ पे F2 का स्क्वायर है, जो करने की कोशिश कर लो बच्चों, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। यहाँ से इक्वेशन बनेगी F1 प्लस F2 कॉस थीटा की, F1 की वैल्यू रखना और रख दो। ये सॉल्व होने वाला इतनी ईजिली नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरह से ट्राई करना हो ट्राई कर लो, इस तरह से सॉल्व होने वाला नहीं है, ट्राई कर लो। गिव एन अटेम्प्ट, मेक एन अटेम्प्ट भाई। यहाँ चाहो तो तुम F1 की वैल्यू पुट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। F1 की वैल्यू कितनी है 20√3। भाई यहाँ पे F2 cos थीटा भी रहेगा, F2 sin थीटा भी, वहाँ F2 cos थीटा। तो ये मेथड इतने अच्छे से यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आप चलो नेक्स्ट पेज पे, ट्राई करना हो तो ट्राई कर लेना। दो वेरिएबल हैं, दो ही इक्वेशन है, एक F2 और एक थीटा। ये इक्वेशन पर सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि उधर cos थीटा sin थीटा। तो क्या करेंगे, इसका जरा आसान तरीका देखते हैं। आ जाओ, आसान तरीका देखो। हमको बोल रखा है कि हमारे पास द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन। दो फोर्सेज हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इनका रिजल्टेंट कितना है R वेक्टर। सिंपल। क्या ऐसे लिख सकते हैं इस बात को हम, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन। क्या इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू R। R का मैग्नीट्यूड 20 है। F1 हमको पता है, F2 हमको नहीं पता है। क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस F1 वेक्टर, R वेक्टर माइनस F1 वेक्टर।
अब ध्यान से देखो, आर वेक्टर पता है, F1 पता है, R और F1 के बीच का एंगल पता है, तो एक्चुअली आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, खेल खत्म हो जाएगा। सिंपली आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों। ये इक्वेशन ध्यान से देखो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करोगे गेम हो जाएगा भाई, काम हो जाएगा। दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन से, एक है R एक है F1। R की वैल्यू भी पता है 20, F1 की वैल्यू भी पता है और इनके बीच का एंगल भी पता है। बताओ है कि नहीं भाई, R की वैल्यू भी पता है हमको 20, F1 की वैल्यू भी हमको पता है 20√3 और इनके बीच का एंगल भी पता है। क्या आप इनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? बड़ा आसान है भाई। F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। अगर इसका हम सब्ट्रैक्शन करें तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, F2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2R F1 cos 30 डिग्री। आए हाय हाय हाय, F1 माइनस F2 नहीं किया, रिजल्टेंट माइनस F1 किया। F2 को हमने छोड़ दिया, F2 इन दोनों का क्या है, अब रिजल्टेंट है। R देखो, ये इक्वेशन सिंपल है भाई, बोला दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो R है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 20 न्यूटन। हमने बोला F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज R वेक्टर। भाई हमको एक फोर्स ही तो निकालनी है, F2। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स। तो हमने कहा F2 इज इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस F1 वेक्टर। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन, आपको इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, इनके बीच का एंगल पता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। इनके बीच का एंगल भी पता था, खेल खत्म हो गया है भाई। F2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R कितना है 20 का स्क्वायर, F1 कितना है 20√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू R है 20, F1 है 20√3, cos 30 होता है √3/2। 20 का स्क्वायर हो गया 400, ये 20 का स्क्वायर 400, 3 का √3 का स्क्वायर 3, ये कितना आ रहा था 1200 आ रहा था, याद है। 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3 इंटू 400 1200 माइनस 2 इंटू 20 22 से 2 मर गया, 20 हो गया 400, √3 हो गया 3, √3 हो गया 3, 20 इंटू 20 400 इंटू 3 1200, 1200 से 1200 कैंसिल, F2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, दोनों तरफ रूट कर लो, F2 की वैल्यू 20, खेल खत्म। F2 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। बोलो आया? तो इस मेथड से ये इजिली हो गया। वेक्टर एडिशन की जगह वेक्टर सब्ट्रैक्शन सोचना था। जरा ध्यान से देखो, इन्होंने खेल क्या खेला, एक फोर्स दे दी, दूसरी फोर्स नहीं दी, रिजल्टेंट भी बता दिया और रिजल्टेंट और फोर्स के बीच का एंगल भी बता दिया। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज R, एकदम सही बात है। पर अगर आपको F2 वेक्टर चाहिए तो R माइनस F1। अब आपको R भी पता है, आपको F1 भी पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो इनको आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू इनके रिजल्टेंट का स्क्वायर। इनका रिजल्टेंट यही तो है। फील हुआ? थोड़ा दिमाग लगाना था अपने को। ए बी में से एक वेक्टर गायब कर दिया और रिजल्टेंट की वैल्यू दे दी, और रिजल्टेंट के साथ एक वेक्टर का एंगल भी दिया हुआ है। क्लियर है? नोट करें, 1 2 3 4 5, आगे बढ़ रहे हैं। चलो एक बढ़िया सवाल आ गया। The resultant of P and Q is R. If Q is doubled, R is doubled. When Q is reversed, R is again doubled. Find P is to Q is to R. Try करें, पॉज करके ट्राई करें। I'll count till 5, 1 2 3 4 5। चले करते हैं इसको। The resultant of P and Q is R. अच्छा भैया, पहली बात है कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का रिजल्टेंट है R। P और Q के बीच का एंगल नहीं गिवन है। यहां से क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। एंगल नहीं पता हम उनके बीच का, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अच्छा, दूसरी बात क्या बोली, इफ Q इज डबल्ड, Q के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, 2Q कर दिया। R इज डबल, रिजल्टेंट भी डबल हो गया।
ऐसा कुछ हो रहा है कि Q के मैग्नीट्यूड को डबल करने पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी डबल हो जा रहा है। तो बच्चों रिजल्टेंट डबल हो गया यानी 2r हो गया, तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, और Q इज डबल्ड तो Q भी 2Q बन जाएगा। इफ Q इज डबल्ड तो Q की जगह 2Q, R इज डबल्ड तो R की जगह 2R लगा दिया। p स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू 2Q इंटू कॉस थीटा होगा। 2Q आ जाएगा, 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, 2Q स्क्वायर कितना हो गया 4Q स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4PQ कॉस थीटा। बच्चों ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसमें हमने क्या बोला, यहां से यहां इक्वेशन नंबर 2 में क्या हुआ, P डबल किया और R भी डबल हुआ, P कह रहे Q डबल किया, R भी डबल हुआ, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। फिर आगे तीसरी इक्वेशन दे रहा है। तीसरी इक्वेशन क्या है, when Q is reversed R is again doubled। when Q is reversed, Q के डायरेक्शन को पलट दिया, Q के डायरेक्शन को पलट दिया, Q के डायरेक्शन, अब हमें पता ही नहीं भाई ये PQR दिख कैसे रहा है, हमें कुछ नहीं पता है, पर ये कह रहे हैं Q is reversed। तो हम ऐसे ही कोई एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये वेक्टर P है मान लेते हैं, और ये वेक्टर Q है, और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा। अब बोल रहा है Q is reversed, Q रिवर्स करोगे बच्चों तो इधर हो जाएगा माइनस Q, Q रिवर्स हो गया बच्चों। अब P और माइनस Q के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इफ Q इज रिवर्स्ड, Q पलट दिया, Q को रिवर्स किया तो Q इधर आ जाएगा, Q को रिवर्स कर दिया, माइनस Q नहीं लिखते, चलो रिवर्स कर दिया Q को पूरा, तो A रिवर्स कर देते हैं Q को, ठीक। अब Q और P के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, ये थीटा है, ये पूरा 180 होगा, ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। अब बोल रहा है जो रिजल्टेंट है वो फिर से डबल हो गया, रिजल्टेंट इज अगेन डबल। यानी इस केस में बच्चों पहली बात तो इस केस में रिजल्टेंट कहीं यहां से निकलेगा, P और इस Q का, Q याला गया, याला Q गया। इफ Q इज रिवर्स्ड, Q को पलट के रख दिया तो रिजल्टेंट भी डबल हो गया। एक तो पहली बात इनका रिजल्टेंट कहीं यहां से निकलेगा, एनीवेज इनका रिजल्टेंट डबल हो गया। अब ये दो वेक्टर हैं, चाहो तो निकाल लो ये रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितना होगा इसका, रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड, यानी रिजल्टेंट कितना है 2R। बच्चों ये दो वेक्टर हैं, एक P और एक Q, और बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। अब यहां इक्वेशन क्या बनेगी, रिजल्टेंट है 2R, रिजल्टेंट है 2R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, और इनके बीच में एंगल कितना है cos ऑफ 180 माइनस थीटा। कोई बच्चा चाहे तो कह सकता है सर माइनस हो गया, सिंपल, कोई बच्चा चाहे सिंपल बोल सकता है सर ये तो माइनस हो गया, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा, वो भी सही है, 100% सही है। मैंने कहा हम ऐड कर लेते हैं Q को इधर करके P में, बट एंगल कितना लेंगे cos 180 माइनस थीटा, सबको पता है cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2R का स्क्वायर, 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये माइनस कॉस थीटा माइनस 2PQ कॉस थीटा। कोई चाहता तो सीधा ये इक्वेशन लिखता, बोलता सर रिवर्स करेंगे तो माइनस हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब 1 2 3 में कुछ ऐसी हेरा फेरी करनी है कि आपको PQR का रेशियो मिल जाए। ध्यान दो, वैल्यू नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए, वैल्यू तो मांगी ही नहीं है, रेशियो चाहिए। दिमाग लगाओ क्या किया जाए। फर्स्ट इक्वेशन P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा R स्क्वायर के बराबर, दूसरे में 4R स्क्वायर P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर 4PQ cos थीटा, तीसरे में फिर 4R स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। दिमाग लगाओ इन तीनों इक्वेशन से कैसे P और Q की PQR का रेशियो, वैल्यू भी नहीं चाहिए, क्या किया जाए क्या किया जाए। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पॉज करके नोट करना हो नोट करें। 1 2 3 4 5 चल रहे हैं। चलो यहां पे तीनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है पहली इक्वेशन है 4, देखना पड़ेगा, पहली इक्वेशन है R स्क्वायर, बहुत फैंटम बन रहे थे सर, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। दूसरी इक्वेशन क्या है 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ cos थीटा।
4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, भाई इसको डबल किया था, डबल का स्क्वायर हो गया, प्लस 4pq कॉस थीटा। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, है ना। 4r स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 4q, हाँ। तीसरी है 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब आपको पी क्यू आर का रेशियो चाहिए यार, रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे निकालें? एक काम करते हैं, पहले तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लेते हैं यार। पी क्यू कॉस थीटा हट रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस थर्ड, सबसे पहला काम ये करते हैं, फर्स्ट में थर्ड ऐड कर लेते हैं। भाई फर्स्ट में थर्ड ऐड करेंगे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हुआ, कितना आया 5r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर आएगा। इसमें स्क्वायर ऐड कर लो, ये और ये कैंसिल, 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लेके इधर ले आओ, 5/2 r स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। तो p स्क्वायर और q स्क्वायर में एक इक्वेशन बन गई जिसमें थीटा नहीं है। भाई अपने को पी क्यू आर का रेशियो चाहिए, तो अपन को थीटा को हटाना चाहिए, इसीलिए हमने इन दोनों को जोड़ा, थीटा वाला टर्म हट गया। अब बताओ और कैसे थीटा को हटा सकते हैं? फिर से इन दोनों को मत यूज करना कुछ और यूज करना चाहिए। इसको और इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करके अगर ऐड कर दें तब भी शायद कॉस थीटा का टर्म हटेगा, उससे एक और रिलेशन मिलेगा पी क्यू आर में, है ना। तो इसको और इसको मल्टीप्लाइड बाई 2, मेरे ख्याल से उससे भी एक इक्वेशन बन जाएगी, यानी सेकेंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ थर्ड इक्वेशन। इसको डबल कर देंगे तो भाई ये माइनस 4pq हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड कितना है 4r स्क्वायर, इसको डबल करोगे कितना हो जाएगा 8r स्क्वायर, तो 8r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर कितना हो गया 12r स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस ये इंटू 2, ठीक है। तो इसको डबल 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस प्लस 4q माइनस 4pq कट जाएगा, ये डबल हुआ 8 और 4 12, ये डबल हुआ 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कितना हो जाएगा 3p स्क्वायर, ये डबल हो चुकी है 2q स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर कितना हो गया 6q स्क्वायर, ये डबल हुआ माइनस 4pq कॉस थीटा 4pq कॉस थीटा कैंसिल। क्लियर है? इसको 2 से 2 और ये हो गया 8, 8 4 12, 2 1 3, 2 4 6, ये बन गई एक और इक्वेशन। पूरी इक्वेशन 3 से कट रही है, काटो, 3 4 12, 3 1 3, 3 2 6, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। बस अब और कुछ नहीं कर सकते। पी क्यू आर का आपको यहीं से कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा, यहां तक पहुंच गया, अब यहीं से कुछ रिलेशन पी क्यू आर में निकालना पड़ेगा आपको। भाई अब क्या किया जाए बताओ, अब बताओ क्या किया जाए। पी स्क्वायर दोनों में दिख रहा है, इसको उठा के यहां रखो, 5/2 r स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4 थी। दोनों में से क्या किया जाए, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, पी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस किया पी स्क्वायर से पी स्क्वायर हटा, माइनस किया पी स्क्वायर से पी स्क्वायर हटा, और क्या बचेगा बताओ 4r स्क्वायर माइनस 5/2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस 5/2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, q स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है, एलसीएम हो गया 2, 2 4 8, 8 माइनस 5 3, 3/2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। भाई एलसीएम हो जाएगा इसका 2, 2 4 8, 8 माइनस 5, यहाँ से q की वैल्यू मिल गई √3/2r, यहाँ से आपको q की वैल्यू मिल गई √3/2 इंटू r। चलो इसको बॉक्स बना के रख लेते हैं, √3/2 इंटू r। इस q की वैल्यू को, q स्क्वायर की वैल्यू को यूज करके आप p स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, तो फ्रॉम 5th। अब आप क्या करो, q की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2 q स्क्वायर, q स्क्वायर कितना आ रहा है 3/2r स्क्वायर, 3/2
आर स्क्वायर, वो समझ में आया। फिफ्थ इक्वेशन यूज की, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर की वैल्यू रख दी, 2 कैंसिल, 4r स्क्वायर 3r स्क्वायर इधर चला जाएगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर उधर जाके माइनस हो गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, p इज इक्वल टू कितना आ गया, r के बराबर आ गया, और r की वैल्यू तो r के बराबर होगी। अब आप रेशियो निकाल सकते हो, r तो r के बराबर होगा। तीन वैल्यूज आपको मिल गई। नाउ कैन यू फाइंड द रेशियो? P is to Q is to R, P is to Q is to R, ये तो 1:1 में है, इसकी वजह से कुछ गड़बड़ाएगा। P is to Q is to R, आ जाओ भाई, अब हमें निकालना है P is to Q is to R। P की वैल्यू कितनी थी, R के बराबर, Q की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू R, और R की वैल्यू कितनी रहेगी, R के बराबर। ये अच्छा नहीं लग रहा √2 नीचे, है ना भाई, रेशियो में थोड़ी ना चाहते हैं हम, है ना, रेशियो इसमें रेशियो थोड़ी ना चाहते हैं। वो सबको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको √2 से। बच्चों एक तो अच्छा पहले तो R कैंसिल कर लो, चलो √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2r इज टू √3/2 r इंटू √2 इज टू r इंटू √2। भाई इससे √2 मर जाएगा। अच्छा सब में r से डिवाइड कर दो सभी को, तो r भी हट जाएगा, सो √2 इज टू √3 इज टू √2। ये हो गया रेशियो ऑफ p इज टू q इज टू, सबको r से डिवाइड कर दो, r भी हट जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, √2 इज टू √3 इज टू √2। इसका और कोई मेथड नहीं है। एक छोटा मेथड इसका ये बना सकते हो कि r की वैल्यू को 1 पुट कर दो। भाई कहीं r की वैल्यू तो पूछी नहीं थी, तो r की वैल्यू को 1 पुट कर दो, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर भी पी क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि बच जाओगे पहले ही, मतलब स्टार्टिंग में ही आप r की वैल्यू शुरुआत से ही फर्स्ट 1 पुट कर दो यहाँ, तो उससे थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि r की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी नहीं, रेशियो पूछा है, तो वो भी आप कर सकते हो, ट्राई करना, ठीक है। नोट करना और नोट करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कर लिया नोट? कर लो, फिर से चांस दे रहे, पॉज करो, नोट करो, पॉज, नोट, पॉज एंड नोट। लेट्स प्रोसीड। शुक, अब DPP2 आ गया। अब यहां पे शायद फॉर्मूले से सवाल नहीं बनेंगे, अब कार्टेशियन फॉर्म लगेगा और कंपोनेंट मेथड लगेगा। आ जाओ भाई, ये वाला सवाल शायद हमने होमवर्क में दे दिया था ना, वेक्टर एडिशन के लेक्चर में। कौन सा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4 था शायद, वहां मैंने होमवर्क में दे दिया था। लेक्चर नंबर 3 था जब वेक्टर एडिशन पढ़ा रहे थे, या 2 था, जो भी था, मैंने इसको होमवर्क में छोड़ा था, तो कई लोग बोल रहे थे इसको सॉल्व कराने को, करा दिया मैंने, क्लियर है। इसका शॉर्टकट आप ये लगा सकते हो, ट्राई कर लेना एक बार, है ना, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बाय पुटिंग r इज इक्वल्स टू 1 फ्रॉम बिगिनिंग। भाई वैल्यू तो पूछी नहीं है, रेशियो ही पूछा है, तो 1 रखने में कोई बुराई थोड़ी ना, 3 वेरिएबल में से किसी एक को 1 कर लो। चलो भाई, DPP नंबर 2 का ये सवाल, चलो बहुत ही हलवा सवाल है। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ये एंड ये। ट्राई करें, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि पैरेलल हो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के। 1 2 3 4 5, चलो भाई, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स A एंड B। अच्छा, एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो इनके रिजल्टेंट के पैरेलल, तो आओ तो पहले तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं। रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। कार्टेशियन फॉर्म में एडिशन कैसे करते हैं, I में I को जोड़ते हैं, J में J को जोड़ते हैं, K में K को जोड़ते हैं। तो A का I 4, B का I माइनस I, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, कितना हो गया, 3I, 3J कितना हो गया, 6J, 6K, यहाँ पे 6K माइनस 8K कितना हो गया, माइनस 2K। भाई कार्टेशियन फॉर्म का एडिशन ऐसे ही करते हैं, I में I को जोड़ो, J में J, K में K, ये मिल गया रिजल्टेंट आपको वेक्टर फॉर्म में। अब कह रहा है द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। मान लो ये जो रिजल्टेंट है बच्चों वो ऐसा है, जो रिजल्टेंट है वो ऐसा है, एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो इसके पैरेलल हो,
यू नीड अ यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, मतलब एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो एक मैग्नीट्यूड का हो और इसके पैरेलल हो, जो एक मैग्नीट्यूड का हो और इसके पैरेलल हो, ऐसा मान लो 1 मैग्नीट्यूड का। इधर भी हो सकता है 1 मैग्नीट्यूड का हो इसके पैरेलल हो, यहां भी हो सकता है 1 मैग्नीट्यूड का हो इसके पैरेलल हो, कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है 1 मैग्नीट्यूड का हो इसके पैरेलल हो। अब कैसे निकालें भाई? अगर इसी के अलोंग यूनिट वेक्टर पूछता तब तो खट से निकल आता भाई, आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। बोला इसके पैरेलल है, अब क्या करें? क्या करें? एक बात बताओ, ये वेक्टर अपने पैरेलल नहीं मूव कर सकता क्या? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ा, हमने पढ़ाया था कि ये वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। हमने बोला जो यूनिट वेक्टर है वो इसके पैरेलल है, यहां पर है या यहां पर है या यहां पर है या यहां पर है, हम आर वेक्टर को उठा के यहां पे रख दें। यूनिट वेक्टर को बोला है ना कि आर के पैरेलल है, तो हम आर ही को उठा के यूनिट वेक्टर के ऊपर रख दें, तब भी ये यूनिट वेक्टर आर से पैरेलल रहेगा। नहीं समझे? अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, यूनिट वेक्टर इसके पैरेलल था यहां 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 कहीं भी, हमने कहा आर को उठा के हम यहां नहीं शिफ्ट कर सकते क्या? लो, अब यूनिट वेक्टर तो इन द डायरेक्शन ऑफ आर हो गया, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, आर को इधर शिफ्ट कर दिया। अब यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर, यानी आर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, सो आर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। बच्चों ये आर की वैल्यू है, क्या आप मॉड आर की वैल्यू मेरे को बता सकते हो? मॉड आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और आपको पता है माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 36 40 और 3 9 49 आया। 36 4 40 और ये 9 49, 49 बाई अंडर रूट 49, अंडर रूट 49, अंडर रूट 49, जल्दी बताओ अंडर रूट 49 कितना आ जाएगा? 7। मिल गया मॉडर। वेक्टर आर कितना है? 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 7। जरा ऑप्शन चेक करो, 1/7 1/7 के दो ऑप्शन हैं, 3i प्लस 6j माइनस 2k, लो मिल गया ऑप्शन है 3i प्लस 6j माइनस 2k, इसमें प्लस एक गलत हो गया, बोला ना इसके पैरेलल होना चाहिए। अच्छा जरा चेक करो कोई और ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है। सर कैसे पता चलेगा? एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, एक वेक्टर के पैरेलल अगर कोई वेक्टर है, एक वेक्टर के पैरेलल अगर कोई और वेक्टर है, सुनो जरा ध्यान से, बोला है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर, 4 ऑप्शन दिए, हो सकता हो मल्टीपल करेक्ट हो। इसके पैरेलल में यदि कोई वेक्टर है तो वो इसके मल्टीपल्स में कुछ होगा, यानी हो सकता है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6i प्लस 12j माइनस 4k, है ऐसा कुछ? नहीं है, है ना? हो सकता है इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, सब में वेक्टर क्या रखा है इन्होंने? सेम रखा है। क्लियर है? 3i प्लस 6j माइनस 2k ये वाला होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, 1 2 3 4 5, चलो 3 ants बोलते हैं ना सर, इट्स आंट्स, 3 ants 1 2 and 3, यहाँ पे 3 चिट्टे बना दिए हैं इन्होंने, चिट्टों का भी सवाल बनने लग गया। क्या बात है, चिट्टे दिख रहे हैं क्या? ये एक चिट्टा है यहाँ पे, है ना, और एक चिट्टा यहाँ पर है, और एक चिट्टा यहाँ पर है। चींटी काटी है कभी कि नहीं? सर बहुत बुरा हाल हो जाता है। 3 ants 1 2 and 3 आर पुलिंग अ ग्रेन, बचपन में बताया जाता था, चींटी से सीखो कितनी मेहनत करती है, चींटी से सीखो, यहाँ से चढ़ के चली जाती हो। तुम बचपन क्या करते हो? चींटी भम पुचुक पुचुक पुचुक, है, या पानी लेके छपाक चींटी के ऊपर, फिर मम्मी आके बोलती है बेटा ये गंदी बात है, चींटे को नहीं मारा जाता, है ना। और उसके बाद घर में जब चूहा मिलता है तो उसी को रैट किल खिला दिया जाता है। चींटी पता नहीं क्या प्यार है, इतना करते थे कि नहीं बचपन में? हाँ, मम्मी टीचर सब लोग, चींटी से सीखो कितनी मेहनत करती हो। तुम जहाँ चींटी देखते थे पुचुक हाथ में लेके कुचुर कुचुर कुचुर, बड़ा मजा आता था। हाँ तो भाई आज ऐसा कुछ नहीं करना है, इन चींटों को मारने की ना सोचो। अच्छा ये चींटे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे रखे थे और किसी ने दबा,
सर आप कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं। 3 ants 1 2 and 3 आर पुलिंग अ ग्रेन विथ फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड F न्यूटन। एक 4 न्यूटन, एक 10 न्यूटन, एक F न्यूटन की फोर्स है। फाइंड द फोर्स F इफ द ग्रेन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ अबव फोर्सेस। यहाँ पे एक ग्रेन रखा है, ठीक है, खाने पीने का कुछ सामान रखा हुआ है और उसको उठाने के लिए 3 चींटियां आई हैं और तीनों उसको खींच रही हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लो सही करते थे तुम बचपन में, ये आपस में ही लड़े मरे हैं, देखो जरा इनको, नहीं सही नहीं करते थे। हाँ क्या बोल रहा है, 3 ants 1 2 and 3 आर पुलिंग अ ग्रेन विद फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन, 4 न्यूटन, और ये बड़ी चतुर चींटी अपनी फोर्स ही नहीं बताई, छुपा के आई है, F न्यूटन। क्या हुआ, एज शोन, फाइंड द फोर्स इफ द ग्रेन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ, वो हिला ही नहीं दाना इसीलिए कहते दिमाग होना चाहिए। ऐसा खींचा तब ने चुकू चुकू चुकू, नेट फोर्स क्या हो गई, 0। बच्चों इक्विलिब्रियम का मतलब तो पता है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का होता है मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 और क्या चीज, रिजल्टेंट टॉर्क 0। टॉर्क तो अभी तुमने पढ़ा ही नहीं है, छोटे बच्चे हो, क्या किया जाए, अभी वैसे टॉर्क की जरूरत है। रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी, रिजल्टेंट फोर्स 0, ट्राई करो अच्छा इतने पे 1 2 3 4 5 हो गया। चलो रिजल्टेंट फोर्स 0 है, मतलब जो आर वेक्टर है विच इज सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3, इन तीनों फोर्स का जो सम है, दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। रिजल्टेंट की वैल्यू 0 है। बच्चों रिजल्टेंट की वैल्यू 0 कब होगी, जब आर का एक्स कॉम्पोनेंट भी 0 हो और आर का वाई कॉम्पोनेंट भी 0 हो। आर का एक्स कॉम्पोनेंट किससे आएगा, पहले के एक्स कॉम्पोनेंट प्लस दूसरे के एक्स कॉम्पोनेंट प्लस तीसरे के एक्स कॉम्पोनेंट से, जो कि 0 होना चाहिए, और पहले का वाई कॉम्पोनेंट प्लस दूसरे का वाई कॉम्पोनेंट प्लस तीसरे का वाई कॉम्पोनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। इन तीनों का वाई कॉम्पोनेंट जोड़ेंगे तो भी 0, एक्स कॉम्पोनेंट तो भी 0, नेट रिजल्टेंट 0, ग्रेन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, जहां था वहीं रुका रह गया। बस अब यही लगाना है इसमें, और क्या किया जाए इसको, आ जाओ। तो भाई साहब क्या बोला 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 3 फोर्सेस हैं, 10 4 7। हाँ तो यहां से 3 फोर्सेस बना लेंगे। इधर लगाई है 10 न्यूटन, कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे। इधर है 4 न्यूटन और इधर है F का तो एंगल वगैरह भी नहीं दिया इन्होंने, देखो 10 का 37 डिग्री, 4 तो एक्स एक्सिस पे है और F का एंगल वगैरह भी नहीं पता है। ठीक है कोई बात नहीं, मान लेते हैं F यहां से थीटा एंगल पे है इस जगह से। चलो पहले Rx को 0 करते हैं। Rx को 0 किया यानी सबका x कॉम्पोनेंट 0 करना है। भाई 10 का x कॉम्पोनेंट कितना आएगा, 10 cos 37, किस तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। भाई ये फोर्स ऐसे है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, इसका किधर आया, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी प्लस 10 cos 37, प्लस 10 cos 37। अच्छा इसका देखो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, चलो ठीक है, इसको F1 F2 F3 बोल दिया। इसका x कॉम्पोनेंट पीछे की तरफ है, पूरा पूरा x में ही है, कितना, -4 लिख लेते हैं। भाई पीछे की तरफ है, क्या लिख लिया, -4। इसका x कॉम्पोनेंट इधर आएगा, देखो 10 cos 37, ये आएगा इसका x कॉम्पोनेंट 10 cos 37 है ना। इसका x कॉम्पोनेंट पीछे की तरफ, इसका x कॉम्पोनेंट, और f cos थीटा भी किधर आ रहा है, पीछे। भाई इसको मैंने बोल दिया फोर्स F1, इसको बोल दिया फोर्स F2, और ये हमारी ये फोर्स मान लो F3, 3 फोर्सेस थी ना। तो F1 का x कॉम्पोनेंट आगे की तरफ है, 10 cos 37 प्लस में ले लिया। इसका x कॉम्पोनेंट कुछ है ही नहीं है, तो पूरी पूरी खुद ही x में, पीछे की तरफ तो -4 लिख लिया। और इसका x कॉम्पोनेंट क्या होगा, f cos थीटा, किधर, पीछे की तरफ, तो -f cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। 10 cos 37, भाई 37 डिग्री वाली कहानी अब तो सबको रट गई होगी। यहाँ पे अगर 37 डिग्री है तो सामने होगा 3, नीचे होगा 4, ऊपर होगा 5। यहाँ से cos 37, 10 इंटू cos 37 हो गया 4/5 -4 -f cos थीटा इज इक्वल टू 0। 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 8 - 4 यानी ये हो गया 4 -f cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है, 5 2 जा 2 4 जा 8, 8 - 4, यहाँ से f cos थीटा की वैल्यू मिल गई 4, f cos थीटा की वैल्यू मिल गई 4, और किस तरफ है, पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ। यानी इस फोर्स का अगर मैं x कंपोनेंट लिखना चाहूं, f का x कंपोनेंट कितना है, -4 i कैप। दोनों तरह से बताऊंगा मैं,
कार्टेशियन फॉर्म में भी बताऊंगा, मैग्नीट्यूड और एंगल निकालने का तरीका भी बताऊंगा। शायद आपकी डीपीपी में जो आंसर है उसमें कार्टेशियन फॉर्म में आंसर दे रखा है, मैं दोनों तरह से बताऊंगा। भाई एफ कॉस थीटा 4 आ गया, एफ कॉस थीटा है किधर, पीछे की तरफ। व्हाट इज एफ कॉस थीटा, एफ का एक्स कॉम्पोनेंट, यही तो है ना, f3 का x कॉम्पोनेंट ही तो लिखा है। rx इज इक्वल्स टू 0, व्हाट इज rx, f1x, f2x, f3x, यानी इसका x कॉम्पोनेंट कितना है, पीछे की तरफ है, कितना, 4। व्हाट इज f cos थीटा, इस फोर्स का x कॉम्पोनेंट 4 पीछे की तरफ, मैंने लिख लिया -4 i कैप। आगे बढ़ते हैं, नोट करना हो नोट करें, 1 2 3 4, ये नहीं समझ में आया, f cos थीटा है क्या भाई, f cos थीटा इसका x कॉम्पोनेंट ही तो है, किधर है, पीछे की तरफ है, तो माइनस लगा दिया, x डायरेक्शन में है तो i कैप लगा दिया, इसका x कॉम्पोनेंट f cos थीटा ही तो है। आ जाओ y डायरेक्शन देखते हैं, 1 2 3 4 5, चलो y डायरेक्शन का खेल खेलते हैं। ये 10 न्यूटन, इसको मैंने बोला था F1, ये 4 न्यूटन मस्त इधर पड़ी हुई है, इसको बोला था F2, और ये हमारी F कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, इसको हमने बोल दिया F3, ठीक है। अच्छा ये एंगल कितना दे रखा है, 37 डिग्री। अब हम बात करेंगे रिजल्टेंट इन दी y डायरेक्शन इज ऑल्सो 0, ये तीनों चीटी मिल के इस ग्रेन को खींच तो पाई ना, यानी इनकी रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, 0, तो x डायरेक्शन में भी फोर्स 0 और y डायरेक्शन में भी टोटल फोर्स 0 है। y डायरेक्शन में कौन कौन आएगा, इसका आएगा y कॉम्पोनेंट f1y f2y, भाई यही तो होगा, f1y प्लस f2y प्लस f3y इज इक्वल्स टू 0। भाई इसका y कॉम्पोनेंट कितना होगा, 10 sin 37, 10 sin 37, ये 37, ये कितना, 3 4 5। बच्चों एक चीज दिमाग लगाओ, तुमको सिखा देता हूं आज, इसका जरा डबल करके बताओ कितना होगा, रेशियो तो सेम ही रहेगा, ये 37 डिग्री, इसका डबल कर लो, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10, यानी जब 10 लिखा हो तो वर्टिकल कंपोनेंट 6 आता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 8 आता है। यूज योर बुद्धि, यूज योर बुद्धि, मैंने कहा भाई इस ट्रायंगल को ये सब सीख लो यार, याद रखो, अगर 10 दिख जाए, 37 डिग्री दिख जाए तो समझ जाओ ये वाला जो होता है, देखो यहां से ये 37 डिग्री है, सारी साइड्स को डबल कर दो, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, यानी 10 का वर्टिकल कंपोनेंट 6 आता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 8 आता है, जरा पीछे देख लो 8 आया होगा, 5 2 10, 2 4 8, 8 आ रहा था कि नहीं, यही तो है ना, 10 cos 37, 5 2 10, 2 4 8, 8 आ रहा था, और वर्टिकल कंपोनेंट 6 आएगा, अभी निकाल के देख लेना। आ जाओ, 10 sin 37 पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब y की बात कर रहे हैं, y में इसको हम मान लेंगे प्लस, इसको हम मान लेंगे माइनस। 10 sin 37 पॉजिटिव में, f2y, बच्चों इसका कोई y कंपोनेंट है ही नहीं क्योंकि ये पूरा पूरा x में है, तो इसको तो 0 बोल देंगे। f3y, इसका y कंपोनेंट क्या होगा, f sin थीटा, इधर f cos थीटा, इधर f sin थीटा, किधर, नीचे की तरफ, तो माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है। इसका y कंपोनेंट 10 sin 37, इसका y कंपोनेंट f sin थीटा नीचे की तरफ, इसको माइनस लिख लिया, इसको प्लस लिख लिया, और इसका कोई y कंपोनेंट नहीं। 10 sin 37, वहां से बताओ sin 37 की वैल्यू क्या होगी, 3/5, 5 2 10, 2 3 6, देखो आ रहा है कि नहीं, 6, वर्टिकल 6, हॉरिजॉन्टल 8, माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, 5 2 10, 2 3 6, 6 माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, यहां से f sin थीटा की वैल्यू मिल गई 4। व्हाट इज f sin थीटा, f का y कंपोनेंट किधर है, नीचे की तरफ है, तो हम बोल सकते हैं fy 6 लिखना है यार, 4 क्यों लिखे हैं, 6, fy इज इक्वल्स टू माइनस 6j कैप, 6 है, किधर है, नेगेटिव y में है, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 6j कैप। भाई इस f के दो कंपोनेंट होंगे, f cos थीटा x कंपोनेंट, f sin थीटा y कंपोनेंट। f sin थीटा की वैल्यू 6, मतलब नीचे की तरफ ये 6 है, तो माइनस 6j कैप। f cos थीटा की वैल्यू 4 आई थी, मतलब इस तरफ 4 है, माइनस 4 i कैप। अब ये फोर्स तुम्हारी ऑलरेडी निकल चुकी है, fx मिल गया है माइनस 4i, fy मिल गया है माइनस 6j। व्हाट इज फोर्स fx प्लस fy, खेल खत्म हो चुका है। व्हाट इज द फोर्स F, इट इज इक्वल्स टू वेक्टर fx प्लस वेक्टर fy। ये तुमने वेक्टर fx ही तो निकाला है, तभी तो ऐसे लिखा है। f cos थीटा 4, पीछे की तरफ 4 है, इसका x कंपोनेंट, f sin थीटा 6, यानी इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना है, 6, और किधर है, नीचे की तरफ,
तो एफ वाई इज -6j। खेल खत्म हो चुका है भाई। एफ एक्स कितना हो गया -4i कैप, एफ वाई कितना हो गया -6j कैप। फाइनल आंसर इज -4i + 6j। कोई कहता है नहीं सर ऑप्शन में तो कंपोनेंट्स दिए हैं, सॉरी ऑप्शन में तो एफ का मैग्नीट्यूड दिया है। जरा ध्यान से देखो सवाल क्या था, फाइंड द फोर्स एफ, वेक्टर फॉर्म में लिख रखा था यार, फाइंड द फोर्स एफ वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो निकाल दिया भाई हमने ऐसे। अब कोई कहे नहीं सर मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल लो यहीं से भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज इक्वल्स टू √, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 16, 6 6 12 2 1 52, √52। दूसरा तरीका क्या था बच्चों, आपने एफ कॉस थीटा निकाला 4, आपने एफ साइन थीटा भी निकाला 6। आप दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दो, एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ से एफ स्क्वायर कॉमन हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 52, अभी निकाला। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 52, एफ इज इक्वल्स टू √52। सर इससे तो सिर्फ एफ का मैग्नीट्यूड पता चला, डायरेक्शन कहाँ पता चला, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो भाई। तुम्हें पता है एफ की इधर वैल्यू 4 है, एफ की इधर वैल्यू 6 है, तो यहाँ से एफ एक्चुअल निकलेगा। लेट दिस एंगल बी थीटा, थीटा ही तो माना था। यहाँ से बच्चों टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन थीटा हो जाता है बच्चों एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ये सब पढ़ा चुके हैं। यहाँ से टैन थीटा क्या होगा, यो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों तरह से निकाल सकते हो, भले ही डीपीपी में आंसर वैसे दे रखा है और इन्होंने वेक्टर एफ पूछ भी रखा है, तो क्या करें भाई वेक्टर एफ बताना पड़ेगा। पर ये मैटर भी आपको याद रहना चाहिए कि भाई इधर कितना है 6, इधर कितना है 4, ये निकला इनका रिजल्टेंट, मतलब ये एक्चुअल एफ है। तो भाई इस 6 को यहाँ पे कॉपी कर दो, 6 4 टैन थीटा इज इक्वल्स टू 6/4 एफ वाई अपॉन एफ एक्स, 6/4, 6/4 कितना हो जाएगा, टैन थीटा की वैल्यू 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। हो सकता हो पूछ लेता कि व्हाट इज द एंगल दैट दिस फोर्स इज मेकिंग विथ एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये एंगल भी तो नहीं गिवन था, तो हो सकता हो ये एंगल भी पूछ लेता है इसमें, तो हमने वो भी निकाल लिया। 3/2 3/2 3/2 थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 3/2। अब ये कितना होता है पता नहीं यार, इतनी वैल्यू थोड़ी ना रटी है हमने कि हर एक वैल्यू का टैन थीटा बता दे। क्लियर है। वैसे ये टैन थीटा जरूरी नहीं कि ये सब करके निकले, ये भी सुन लो, ये टैन थीटा यहाँ से भी निकल आता, एफ वाई अपॉन एफ एक्स टैन थीटा इज इक्वल्स टू 6/4। हा, जरूरी नहीं कि वो सब करें। टैन थीटा क्या होता है, एफ वाई अपॉन एफ एक्स, एफ वाई कितना है 6, एफ एक्स कितना है 4, खत्म 6/4। क्लियर है। चलिए नोट करना हो नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए is equals to a and b is equals to a represent the two sides of triangle, then the third side of the triangle can have length equal to। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए क्वेश्चन को मैंने हटा दिया था लेक्चर से, यहां लेके आए। ट्राई करें। then the third side of the triangle can have length equal to, करूं मैं? चलो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, represents the two sides of the triangle, then the third side of the triangle can have length equal to। मान लेते हैं भाई यहां पर कि ये रहा मेरा वेक्टर ए और ये है मान लो मेरा वेक्टर बी, वेक्टर ए बन गया, ये मान लो है मेरा वेक्टर बी, ठीक है, ये एक साइड ये दूसरी साइड। देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन हैव लेंथ इक्वल टू, ये दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। एक्चुअल में वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है भाई, क्या पूछा, रिप्रेजेंट टू साइड्स देन रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन हैव लेंथ इक्वल टू। तीसरी साइड ऑफ ट्रायंगल एक्चुअल में होता क्या है, इसका रिजल्टेंट होता है। इफ टू वेक्टर्स are represented by two sides of a triangle taken in same order,
देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यानी रिजल्टेंट कैसे बनेगा, जो 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 नहीं बनेगा, इसका अपोजिट, ये ऐसे चले फिर ऐसे नहीं चल के इसके अपोजिट, ये रिजल्टेंट। इसी का तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, इसी की तो आपसे लेंथ पूछ रहा है। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल कैन हैव लेंथ इक्वल टू, इसकी लेंथ पूछी है भाई हमसे। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, जो यहां से रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सिंपल। रिजल्टेंट ऐसी बनेगा कि नहीं, ए बी टेकन इन सेम डायरेक्शन, तो द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे चले फिर ऐसे ना चल के इसके अपोजिट, ट्रायंगल लॉ, सिंपल ट्रायंगल लॉ लगाया। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर पता है, जोड़ दो, आई में आई जोड़ दो, जे में जे, के में के, आई प्लस 5i कितना हुआ 6i कैप, 2j प्लस इधर जे ही नहीं है तो 2j कैप ही रह जाएगा, वहां पे 4k इधर k भी नहीं है तो 4k कैप रह जाएगा, ये हो गया आर वेक्टर। अब आपसे क्या कहा है, देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल कैन हैव लेंथ इक्वल टू, बच्चों इसकी लेंथ पूछी है, लेंथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, लेंथ ऑफ साइड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब मॉड आर निकालना पड़ेगा, तो मॉड आर बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, ये 4 40, ये 16, रूट 56, रूट 56 है ना, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40, 4 का स्क्वायर 16, 40 और 16 रूट 56, तो ये रहा ऑप्शन। अब देखो जरा तीसरा ऑप्शन, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, जरा सोचने पे मजबूर हुए हम, ये ऑप्शन देखने वाला हम सोचने पे मजबूर हो गए भाई, तीसरे और चौथे पे वैल्यूज नहीं लिख के कुछ कंफ्यूज किया, बोथ ऑफ द अबव करेक्ट और नन ऑफ द अबव, कहीं 6 भी इसका आंसर तो नहीं है, पर यार 6 आर कहां से रहा है, 6 तो नहीं आ रहा है यार, आर की वैल्यू तो रूट 56 आ रही है, कहीं 6 भी तो इसका आंसर नहीं है, मॉड आर इज इक्वल्स टू रूट 56, कहीं 6 भी तो इसका आंसर नहीं है। अब अपन ने दिमाग लगाया यार a प्लस बी से आया है तो a माइनस बी से भी आंसर आएगा, और ये दिमाग लगा के पता है आंसर तो मैच करा लोगे पर लॉजिक नहीं रहेगी कोई, हमने कहा भाई a प्लस बी से भी आंसर आया है तो a माइनस बी से क्या पता दूसरा आंसर आ जाए, और सही बात है a माइनस बी करने पे ये आंसर आ जाएगा जो कि आंसर करेक्ट है, पर फील कहाँ है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल कहाँ है, बात तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल की हुई है। तुम बोलोगे सर माइनस बी ले लेते हैं, कहाँ अलाउड है माइनस बी लेना, इन्होंने तो बोला है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तुमने कहा दूसरा आंसर 6 है, तुमने a माइनस बी करके चेक किया, जो आर आया उसका मैग्नीट्यूड 6 आ जाएगा, आंसर भी सही है, पर इन्होंने अलाउ कहां किया है माइनस बी को साइड बनाने के लिए, इन्होंने अलाउ कहां किया, इन्होंने वेक्टर a एंड b रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इन्होंने माइनस बी को अलाउ ही नहीं किया दूसरी साइड बनाने के लिए, तुम a माइनस बी करोगे तो b को दूसरी साइड नहीं बता रहे होगे, ये तो क्लियर है, नोट करना हो नोट करें। 5 ये तो क्लियर था। अब सुनो जरा, अगर किसी ने कहा कि सर एक वेक्टर a ले लेते हैं और b की जगह एक वेक्टर माइनस b ले लेते हैं, तो बच्चों माइनस b थोड़ी ना साइड ऑफ ट्रायंगल है, तुम बोलोगे सर ये रहा रिजल्टेंट और ये रहा आंसर a माइनस बी, हाँ पर माइनस b इज नॉट अ साइड ऑफ ट्रायंगल, ये तो गलत है, ये तो तुक्का है, ये तो छापने वाला मेथड है, आंसर इससे भी आ जाएगा भाई, ये रिजल्टेंट बना दिया, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा यहां से वेक्टर a माइनस वेक्टर b, फिर माइनस कर लेना, मॉड निकाल लेना आंसर, पर ये अप्रोच गलत है, माइनस b इज नॉट अ साइड ऑफ ट्रायंगल, क्लियर दिया है, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b रिप्रेजेंट्स टू साइड ऑफ ट्रायंगल। अब सुनो हमने क्या करना है, तुमने अभी a के हेड से b की टेल को जोड़ा, ये तो इन्होंने नहीं बताया था ना कि वेक्टर्स जुड़े कैसे हैं, इन्होंने ये कहा था कि a और b दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल बना रहे हैं, a और माइनस b नहीं ले सकते सवाल में, मैं क्लियर बोल रहा हूं बार बार, अगर आप कहोगे a और माइनस b दो साइड्स हैं और आप ये डायग्राम, ये गलत है, माइनस b दूसरी साइड नहीं है, आप इसके बाद r निकाल लोगे a माइनस b आंसर आ जाएगा, बट अप्रोच गलत है।
तो हमने कहा ए और बी जुड़ेंगे कैसे, ये थोड़ी ना बताया है। ए के हेड से बी की टेल जुड़ेगी या ए के टेल से बी की टेल जुड़ेगी, ये तो इन्होंने बताया ही नहीं हमें। एक मिनट, क्या हम ऐसे नहीं बना सकते, ये तो गलत है, क्या हम ऐसे नहीं बना सकते ए और बी। अब कहोगे सर इसका रिजल्टेंट ऐसे निकलता है, किसने बोला रिजल्टेंट चाहिए? सवाल ने कहा तुमसे रिजल्टेंट चाहिए, सवाल ने कहा ट्रायंगल बनना है 3 साइड से। देखो आंसर इससे आ जाएगा, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है ले लो, पढ़िए। इफ यू कैन बाय दिस लॉजिक बाय इट, बट दिस इज नॉट अ गुड लॉजिक, आई एम टेलिंग यू द लॉजिक, द गुड द आई एम द टेलिंग द आ जाओ देखो, हमने बोला भाई ये रहा ए वेक्टर और ये बना लो बी वेक्टर। भाई एक्चुअल में बताया थोड़ी ना है कि दो वेक्टर कैसे कनेक्टेड है। तुम बोलोगे सर इसमें तो रिजल्टेंट 20 से निकल गया, ट्रायंगल ही नहीं बनाई, तो पैरेललोग्राम लॉ है, रुको बताते हैं। ये रहा वेक्टर ए और जो वेक्टर बी ऐसे बनाया था, देखो जो वेक्टर बी ऐसे कनेक्ट किया था, इसको उठा के यहां कनेक्ट कर दो, ए यहां से उठा के यहां लगा दो बी। अब सर ट्रायंगल कैसे बनेगा? अब बच्चों ट्रायंगल ऐसे बनेगा। सर ये तो ए और बी का रिजल्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कब कहा रिजल्टेंट चाहिए? उन्होंने कहा दो साइड से सिर्फ ट्रायंगल बनाना है, जरूरी थोड़ी ना हेड से टेल जोड़ के बनाए, क्या पता टेल से टेल जोड़ के ऐसे बना दे। रिजल्टेंट की तो बात ही नहीं की सवाल ने, सवाल तो मैथ्स का है। इफ वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन हैव लेंथ इक्वल टू। कहां रिजल्टेंट की बात है? वो तो इत्तेफाक था कि थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रिजल्टेंट बन जाती है, तो इत्तेफाक था कि थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रिजल्टेंट बन जाती है। तुमने कहा दूसरा वाला माइनस बी करके निकाल दें, अप्रोच गलत है। क्या करोगे, एक ए और बी को इधर कर दिया, दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तीसरा कोई ये वेक्टर है, कोई तीसरा कोई एक वेक्टर है, रिजल्टेंट नहीं है इन दोनों का, कोई एक वेक्टर है जिससे ट्रायंगल कंप्लीट हो पाया। ये तो नहीं बताया था ना कि दो वेक्टर कैसे जुड़े हैं, पहले ए के हेड से बी की टेल को जोड़ा, फिर ए के टेल से। इनका रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, पर रिजल्टेंट पूछ कौन रहा है? कोई एक वेक्टर आएगा जो इसको कंप्लीट कर देगा, खेल खत्म हुआ। लेट दिस वेक्टर बी वेक्टर सी, क्या दिक्कत है? कोई एक वेक्टर सी आएगा जो बात खत्म कर देगा। अब सी का लेंथ पूछा है, आपसे पूछा है सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब क्या करें, क्या नाम दें, कैसे करें इसको? अब बताओ जरा ध्यान से इसको देखो। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। व्हाई नॉट, दिस इज वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ध्यान से इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करता हूं। पहले बनाया मैंने वेक्टर बी, फिर मैंने बनाया वेक्टर सी। अब इन दोनों को अगर जोड़ना है बच्चों, मैंने पहले बना लिया वेक्टर बी, उसके बाद बनाया वेक्टर सी। नहीं कर सकता ऐसा, पहले बनाया वेक्टर बी, ठीक है, फिर मैंने बनाया वेक्टर सी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ना है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। बी सी, थर्ड साइड ऐसे बनाए, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर वेक्टर ए। बी और सी को जोड़कर ए मिला है, ध्यान से देखो, बी की हेड से सी की टेल, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ए ऐसे ना बनकर ये ऐसे बना। सो एक्चुअली अब हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। यहां से वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब ये लॉजिक सही हुई। आप ये मत कहना कि माइनस बी को हम साइड ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं, अलाउड ही नहीं है माइनस बी को बनाना, आपको बी को ही बनाना है। क्लियर है? वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब कर सकते हो माइनस, ए में से बी माइनस कर दो, आई माइनस 5i माइनस 4i, और क्या है 2j माइनस 0, 4k माइनस 0, यानी 2j 4k प्लस 2j प्लस 4k। आपसे लेंथ पूछा है, मॉड सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस हट जाएगा, 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, 16 32, 2 का स्क्वायर 4 32 और 4 36, अंडर रूट 36 is 6। क्लियर है? आगे बढ़ें, 1 2 3 4 5, आगे चलते हैं। चलो
द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर शोन इन फिगर इज। ट्राई करें। तीन का रिजल्टेंट निकालना है। कर लिया? चलो मैं बताऊं, एक तरीका तो ये है कि सबका x निकालो, सबका y निकालो, फिर रिजल्टेंट निकालो। भाई ऐसे ही तो सिखाया था हमने 2 या 3 फोर्स को जोड़ने का तरीका। 2 या 3 फोर्स जोड़ने का तरीका क्या है? सभी 2 या 3 वेक्टर को या फोर्स को जोड़ने का तरीका क्या है? सबका x निकाल लो, सबका y निकाल दो, सबको जोड़ दो, फाइनल आंसर इज इक्वल्स टू सबका x प्लस सबका y, सबके x का i कैप, सबके y का j कैप। वो नहीं, देखो शॉर्टकट समझो। यहाँ पे 3 फोर्सेस जोड़ने, 3 वेक्टर्स जोड़ने, OA R, OC R, OB R। अच्छा एक काम करते हैं कि 3 की जगह पहले 2 को जोड़ लेते हैं और 2 के रिजल्टेंट के साथ तीसरे को जोड़ लेंगे। ये भी तो सही है, 3 चीजों को जोड़ना है, पहले 2 को जोड़ते हैं, उसके आंसर से तीसरे को जोड़ेंगे। अब देखो जरा इत्तेफाक कितना अच्छा होगा। यहाँ पे ये कितना है R, ये कितना है R, एंगल कितना है इनके बीच में 45 45, कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। मैंने तुमको बताया था 2 इक्वल वेक्टर्स हों, 90 डिग्री पे हो, रिजल्टेंट एकदम 20 से आएगा, 45 डिग्री से आएगा इनका रिजल्टेंट, कितना होगा R√2। बताया था 2 वेक्टर इक्वल हो, 90 डिग्री पे हो, रिजल्टेंट एकदम 20 से निकलेगा, कितना होगा A√2 R√2। अब ध्यान से देखो R√2 किस पे है? 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे R भी है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकल आया R√2। अब इनको हटा दो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है R√2। और तीसरी फोर्स क्या, तीसरा वेक्टर कौन है R, इसी लाइन पे एक वेक्टर और है R। नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम लाइन पे हैं, सिंपल सिंपल जुड़ जाएंगे, रिजल्टेंट हो जाएगा R√2 प्लस R, R हो गया कॉमन 1 प्लस √2। नहीं आया? भैया नहीं आया। एक तरीका तो क्या है, सबका x निकालो, सबका y निकालो, फिर बोलो कि सबका x को जोड़ दें, सबके y को जोड़ दें, सबके x को जोड़ा वो रिजल्टेंट का x, सबके y को जोड़ा रिजल्टेंट का y, फिर रिजल्टेंट लिखेंगे RXi कैप RYj कैप, फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे √RX² RY। अरे बाप रे बाप। दूसरा तरीका बड़ा सिंपल था, 2 वेक्टर कितने एंगल पे थे? यहाँ इत्तेफाक इतना अच्छा था, 2 वेक्टर 90 डिग्री पे थे, 90 डिग्री पे हैं, इक्वल वेक्टर हैं तो रिजल्टेंट 45 डिग्री पे, इक्वल वेक्टर होते हैं तो रिजल्टेंट 20 से जाता है, गया। और इक्वल वेक्टर्स हैं और 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है A√2। R√2 कहां पे है? 45 डिग्री पे, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट इसी लाइन पे आ रहा है R√2 और एक R, यानी R√2 और R किस में है? सेम लाइन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा R√2 प्लस R। समझ में आया? पहले 2 का रिजल्टेंट निकाला, उसको तीसरे में जोड़ दिया। इत्तेफाक इतना अच्छा था, 2 का रिजल्टेंट इसी लाइन पे आ गया। नोट करें R/1 प्लस √2। आगे बढ़े, पिछले वाले में ये भी करेक्ट है। हाँ? उसके पहले में ऑप्शन था नहीं था। आगे बढ़ा जाए भाई, नोट करना, नोट करें 1 2 3 4 5। चलो आगे बढ़ते हैं। Next question. 3 forces are acting on a particle as shown in the figure. To have the resultant force only along the y direction, the magnitude of the minimum additional force needed is. यहाँ पे 3 forces act कर रही हैं किसी पार्टिकल पे, बोल रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, द मैग्नीट्यूड हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द y डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट है वो सिर्फ y में हो, x में ना हो, जो रिजल्टेंट हो वो सिर्फ y में हो, x में ना हो। ऐसा करने के लिए एक मिनिमम फोर्थ फोर्स कहां पे लगाएंगे और कितनी लगाएंगे, दोनों चीज। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज, मैं तो मैग्नीट्यूड के साथ कहता हूं डायरेक्शन भी बताओ। 3 फोर्सेस हैं, इन्होंने कहा चौथी ऐसी फोर्स लेके आओ कि इनका रिजल्टेंट y में रहे, x में रिजल्टेंट ना रहे। To have the resultant force only along the y direction, the magnitude of the additional force needed. ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें। 1 2 3 4 5। चलो मैं करता हूं। अच्छा, टू हैव द, अच्छा देखो, रिजल्टेंट इज ओनली इन y डायरेक्शन, लिखा है, ओनली वर्ड यूज किया है कि नहीं?
ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट का x कंपोनेंट 0 चाहते हैं ये, कि x में कोई रिजल्टेंट ना हो, x में कोई रिजल्टेंट ना हो। जरा अभी देखते हैं x में कितना रिजल्टेंट आ रहा है। अभी देखते हैं x में कितना रिजल्टेंट आ रहा है। x का ही रिजल्टेंट तो खत्म करना है ना, तभी तो रिजल्टेंट y के अलोंग होगा। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द y डायरेक्शन, सिर्फ y में चाहिए। यहां तुम चाहो तो f थीटा पे बनाना, कुछ नहीं करना, ये सब मिनिमम वैल्यू और बताते कैसे निकलेगी। इन्होंने बोला रिजल्टेंट ओनली अलोंग y, हमने कहा भैया ओनली अलोंग y का मतलब कि x में आपको रिजल्टेंट नहीं चाहिए। तो rx क्या होगा? इसका x, इसका x और इसका x, तीनों का x है ना। सो rx निकालते हैं। इसका x कितना हो जाएगा? 1 sin 30 प्लस 1, हम rx निकाल रहे हैं, रिक्वायर्ड टू बी 0 है ना। अभी 0 नहीं है, चौथी फोर्स लगाने पे 0 हो जाएगा। आओ हम rx कैलकुलेट करते हैं। rx है कितना? चलो, इसका x कंपोनेंट 1 sin 30 प्लस 1 sin 30, अच्छा इसका 4 cos 60 किधर? नेगेटिव में, माइनस 4 cos 60 नेगेटिव में है कि नहीं? 4 cos 60 नेगेटिव में। इसका 2 sin 30, भाई इस तरफ साइन आएगा, इस तरफ कॉस आएगा, जिधर 30 उधर कॉस, उसके अपोजिट में साइन। 2 sin 30 किधर? पॉजिटिव में, प्लस 2 sin 30 किधर? पॉजिटिव में। sin 30 कितना हो गया? 1/2 इंटू 1 माइनस 4 cos 60 इज 1/2 प्लस 2 sin 30 इज 1/2। कितना मिल रहा है? हाफ। 4/2 ये हो गया 2, ये हो गया 1, 2 और 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 मिनट, हाफ माइनस 2 प्लस 1, यही है। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 इज -1, हाफ माइनस 1, माइनस हाफ आ रहा है अभी तक। 1 माइनस 2 इज -1 और प्लस हाफ, माइनस हाफ आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट इस तरफ है माइनस हाफ। अभी बिना चौथी फोर्स ऐड किए हमने rx निकाला विदाउट फोर्थ फोर्स, है ना, ऑफ द मिनिमम विदाउट एडिशनल फोर्स, एडिशनल फोर्स नाम दिया है। विदाउट एडिशनल फोर्स कितना आ रहा? rx माइनस हाफ। rx को कितना करना है? 0। यही सिर्फ हमारा मकसद है कि rx को 0 कर दें। तो हम कितनी फोर्स लगा दें भाई? rx कितना है? माइनस हाफ पीछे की तरफ। अगर हम प्लस x की तरफ पॉजिटिव x एक्सिस में हाफ मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा दें तो ये 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? खेल खत्म हो जाएगा। जरा देखो, rx कितना आ रहा आपका? माइनस हाफ आ रहा, ठीक है, वगैरह वगैरह फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, और rx आ रहा आपका माइनस हाफ, ये आ रहा इनका रिजल्टेंट x डायरेक्शन में माइनस हाफ। अब आप अगर जो आपकी एडिशनल फोर्स है वो कितनी हो जाए? प्लस हाफ आई कैप इस तरफ। अब नेट रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी? नाउ नेट rx विल बी 0। ये मिनिमम फोर्स है बच्चों, अब समझो, ये मिनिमम है। आप चाहते तो ऐसी कोई फोर्स भी लगा सकते थे जिसका x कंपोनेंट हाफ होता, तभी तो ये आंसर मिनिमम है। मिनिमम है प्लस हाफ आई, 0.5 मैग्नीट्यूड पूछा है सिर्फ, प्लस हाफ मतलब 0.5 वैल्यू और डायरेक्शन। बच्चों ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम क्यों है? समझो बात, हम ऐसी भी कोई फोर्स थे, हम ये भी फोर्स ले सकते थे, F की वैल्यू हम 1 न्यूटन ले सकते थे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये भी सही होता। इसका x कंपोनेंट कितना आता? एट एन एंगल ऑफ लेट्स से 60 डिग्री। ये मिनिमम है। अगर मिनिमम ना बोले तो आंसर बहुत बन सकते हैं इसके। अगर मिनिमम ना बोले तो बहुत आंसर, भाई एक आंसर ये बन जाएगा, देखो 1 न्यूटन की फोर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा? 1 cos 60, कितना हो गया? 1/2। बट दिस इज नॉट मिनिमम। अब फोर्स कितनी हो गई? 1।
बहुत आंसर बन सकते हैं भाई, बहुत आंसर बन सकते हैं। ऐसे में तो आप 1 न्यूटन की फोर्स नीचे लगा सकते हो 60 डिग्री पे, लगा सकते हो कि नहीं। तो मिनिमम फोर्स पूछी थी बच्चों, तो मिनिमम कितनी होगी, सीधा एक्स में ही लगा दो प्लस हाफ आई। ये मिनिमम नहीं है, दिस 1 न्यूटन इज नॉट मिनिमम। मिनिमम क्या है, इसको काटने के लिए सीधा इसके सामने, इसको लगाने से क्या हुआ, y में भी कुछ फोर्स मिल गई। y में फोर्स थोड़ी ना चाहिए, y में तो फोर्स अपने आप हो जाएगी अगर x को जीरो कर दे। हमारा काम x को जीरो करना है, y को बढ़ाना अभी नहीं है। मिनिमम फोर्स चाहिए, बस ये खत्म हो जाए। ये खत्म करने के लिए इधर, अरे तुम इधर लगा दोगे, उसके इस कंपोनेंट से इसको काटोगे, तब तो तुम ज्यादा वैल्यू दे रहे हो ना, कि उसका एक कंपोनेंट इसको मैनेज करे। क्लियर हुई बात। मिनिमम की मैं कहानी समझा रहा हूं। यहां लिखा था द मिनिमम एडिशनल फोर्स, अगर बोलता था फोर्स रिक्वायर्ड तो आप बोल देते 1 न्यूटन 60 डिग्री, ये भी सही आंसर है। बात समझ में आई। ये है एडिशनल फोर्स, कैसी, मिनिमम प्लस हाफ आई। क्या नोट करना हो नोट करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अननोन फोर्सेस इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। वही है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। यहां अननोन फोर्स एक x है एक y है। इसके बाद एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको देख के जाना। एक अननोन फोर्स x है एक y है, x और y का मैग्नीट्यूड पूछा है। पॉज करके ट्राई करें। 1 2 3 4 5, x और y की वैल्यू चाहिए, हो गया। चलो, इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, हमसे क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, मतलब रिजल्टेंट जीरो है, मतलब इनका रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। मतलब वही बात होगी, Rx भी जीरो होगा और Ry भी जीरो होगा। और पहले Ry को जीरो कर लेते हैं। सर पहले Ry को क्यों ले रहे हो, पहले Rx को ले लेते हैं, बल्कि x में इसका कंपोनेंट आ रहा है, Ry लेते हैं, y में x का कंपोनेंट नहीं आएगा। दो वेरिएबल है ना, अगर पहले Ry को जीरो करें तो y का तो इधर कंपोनेंट आएगा y डायरेक्शन में, x का y में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन मिल जाएगी। नहीं समझ रहे, अगर पहले इसको देख लें तो सिर्फ y कंपोनेंट आएगा, सॉरी y की वैल्यू आएगी सर, x तो आएगा ही नहीं। पहले Ry कर लेते हैं, Ry इज इक्वल्स टू जीरो। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। Ry इज इक्वल्स टू जीरो, Ry की जगह क्या होगा, सबका y कंपोनेंट रखना पड़ेगा। इसका y कितना होगा, 15 साइन 53, किधर पॉजिटिव में, ये प्लस ये माइनस, 15 साइन 53। बच्चों साइन 53 कितना हो जाएगा, ये 53 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 3, और 37 डिग्री का बना देते हैं, ये 37 डिग्री, ये 3, ये 4, ये 5। आ जाओ, Ry इज इक्वल्स टू जीरो, उसका y कंपोनेंट कितना होगा, प्लस 15 साइन 53, और एक y कंपोनेंट इसका होगा y साइन 37, किधर नेगेटिव में, इसका हो गया ये, इसका y साइन 37 नेगेटिव में, माइनस y साइन 37, और किसका y कंपोनेंट एक ये खुद है y में, नीचे की तरफ -10, और बच्चों इसका कोई y कंपोनेंट नहीं, ये पूरा पूरा x में है। देखो ये y की एक इक्वेशन बन गई, y निकल आएगा। r इन द y डायरेक्शन भी जीरो होगा, r इन द x भी जीरो होगा, रिजल्टेंट हर तरफ जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो है। इसका y कंपोनेंट 15 साइन 53, इसका माइनस y साइन 37, और इसका 10 इज इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व कर लेंगे इसको, 15 इंटू साइन 53 की वैल्यू यहां से देखो 4/5 हो जाएगी, माइनस y इंटू साइन 37 की वैल्यू वहां से देखो 3/5 हो जाएगी, माइनस 10 इज इक्वल्स टू जीरो। You can solve this, 5 3s are 15, 3 4s are 12, 5 3s are 15, 3 4s are 12, 12 minus 10 is 2, और सॉल्व करते हैं, 5 3s are 15, 3 4s are 12, माइनस 3y/5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 12 माइनस 10 हो गया 2, माइनस 3y/5 को इस तरफ ले आते हैं, 3y/5 इस तरफ ले आए, 12 माइनस 2 हो गया
10 हो गया 2, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 बटे 3। चलो y तो मिल गया 10 बटे 3। अब x निकालना है, अब rx को 0 कर दो। नोट करें 1 2 3 4 5 10 बटे 3। अच्छा अब आपको x निकालना है। क्या क्या फोर्सेस हैं, नीचे की तरफ 10 न्यूटन है, इस तरफ x दे रखी है, इस तरफ 15 दे रखी है 53 डिग्री पे, और इस तरफ y दे रखा है 37 डिग्री पे। यही तो खेल है सारा, 37 डिग्री पे। दोनों ट्रायंगल में यहां बना दूं, 37 वाला ट्रायंगल 37 डिग्री 3 4 5, 53 डिग्री वाला ट्रायंगल 4 3 5। अब हम क्या करेंगे, Rx को 0 कर देंगे। भाई x डायरेक्शन में कौन आएगा, एक तो x खुद है प्लस x की तरफ, तो उसी को ले लो सबसे पहले प्लस x। फिर 15 cos 53 कैसा, नेगेटिव में, यानी -15 cos 53 नेगेटिव में, y cos 37 नेगेटिव में, -y cos 37। देखो एंगल सही बनाए हैं, 37 53, हाँ, -y cos 37। भाई इसका 15 cos 53 भी नेगेटिव में, y cos 37 भी नेगेटिव में, और इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा x में क्योंकि ये y में है, इज इक्वल्स टू 0। यहां से x -15 इंटू cos 53 इस वाले ट्रायंगल से 3 बटे 5 माइनस वाई इंटू cos 37। बच्चों y की वैल्यू कितनी थी 10/3, y की वैल्यू 10/3, तो रख लेंगे 10/3 इंटू cos 37। उस ट्रायंगल से cos 37 कितना हो गया 4/5 इज इक्वल्स टू 0। 5 3 ज़ा 15 x -9 माइनस 5 2 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 बटे 3 इज इक्वल्स टू 0। 5 3 ज़ा 15 3 3 ज़ा 9 5 2 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 बटे 3। ये कितना हो जाएगा, x माइनस एलसीएम हो गया 3 3 9 ज़ा 27 -27 और -8 कितना हो गया -35 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 35 बटे 3 एंड y इज इक्वल्स टू 10 बटे 3। क्लियर है। अब आ गया सबसे बढ़िया सवाल, डीपीपी नंबर 2 का आखिरी सवाल, शायद इसका कई लोग वेट कर रहे हो। नोट करना हो नोट करें, 1 2 3 4 5। हाँ भाई, a particle of mass m is equals to 5 kg is momentarily at rest at x is equals to 0 at t is equals to 0। एक पार्टिकल है जिसका मास m 5 kg है, इज मोमेंटरली थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे है एट x इज इक्वल्स टू 0 एट t इज इक्वल्स टू 0। यहां कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है m इज इक्वल टू, यहां कोई पार्टिकल है इस जगह पे जिसका मास कितना है m इज इक्वल्स टू 5 kg है, is at rest at x is equal to, it is acted upon by two forces F1 and F2। F1 is 70 J न्यूटन, y डायरेक्शन में है 70 J। The direction and magnitude of F2 are unknown। लो भाई, F2 का ना डायरेक्शन पता है ना मैग्नीट्यूड, या एंगल वैंगल कुछ नहीं पता। आगे देखो, the particle experiences a constant acceleration a in the direction as shown in the figure। ये पार्टिकल एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है इस डायरेक्शन में। पढ़ो जरा सवाल को, मैं पानी पी लूं। द पार्टिकल experiences a constant acceleration a in the direction as shown in the figure। इस डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन फील कर रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ठीक है, जीवी की वैल्यू यहाँ मत ले लेना। अब देखो, फाइंड द मिसिंग फोर्स F2 निकालनी है सबसे पहले। What is the velocity vector of the particle at t is equals to 10 second? What is the third force required to make the acceleration of the particle 0? Either give magnitude and चलो समझते हैं धीमे धीमे। सबसे पहले फाइंड द मिसिंग फोर्स F2, एक एक करके चलते हैं। फाइंड द मिसिंग फोर्स F2, आ जाओ, F2 निकाल लिए। बच्चों ध्यान से सुनो अब कहानी को। एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है जो इस पार्टिकल पे लग रही है, एक F1 और एक F2।
इस पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रही हैं F1 और F2। इन दो फोर्सेस की वजह से पार्टिकल इधर भाग रहा है। इसका क्या मतलब है भाई? पार्टिकल की एक्सेलरेशन इधर ये दे दिया है, द पार्टिकल एक्सपीरियंस द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। इन दो फोर्सेस की इफेक्ट से पार्टिकल इधर भाग रहा है। इसका मतलब क्या है? नेट एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स इस तरफ है। यही तो मतलब हुआ भाई। इन दोनों फोर्स के इफेक्ट से पार्टिकल पे एक्सेलरेशन इधर लगा, मतलब ये नेट फोर्स है, क्योंकि ये नेट एक्सेलरेशन है। जरा देखते हैं इसको, इधर आ जाओ, डायग्राम वही बना रखा है। मैंने कहा भाई एक फोर्स F1 लग रही है, ठीक है, एक फोर्स F2 लग रही है, ऐसी बना दिया है, ठीक है, और पार्टिकल इनके प्रेजेंस में इधर भाग रहा है विथ एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों जिधर एक्सेलरेशन होती है वही तो नेट फोर्स का डायरेक्शन है। पार्टिकल इधर क्यों भागा? क्योंकि इधर ही नेट फोर्स लगी होगी, वरना पार्टिकल इधर भाग जाता, इधर भाग जाता। भाई ये पार्टिकल है, इस पे दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, कोई कह रहा है चलो ऐसे चलो, कोई कह रहा है चलो ऐसे चलो, नेट वो ऐसे चला जाएगा। ये एक पार्टिकल है, इसको कोई ऐसे खींच रहा, कोई ऐसे खींच रहा, कोई ऐसे खींच रहा, कोई ऐसे खींच रहा, पार्टिकल किधर भागेगा? इधर। इसने ऊपर खींचा, इसने इधर खींचा, नेट पार्टिकल इधर भागने लगेगा। यानी इस पार्टिकल पे एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, नेट एक्सेलरेशन इस तरफ, मतलब नेट फोर्स इस तरफ है। मास कितना है भाई इसका? 5 kg। ये क्या है इसका? नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ भाई कि पार्टिकल पे लगने वाली जो नेट फोर्स है, पहली बात तो इस डायरेक्शन में ही है। नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ, नेट बोलो या रिजल्टेंट बोल लो, रिजल्टेंट बोल लो, रिजल्टेंट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए नेट, नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, मतलब ये नेट फोर्स का भी डायरेक्शन है। एंड दूसरी बात बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स होती कितनी है किसी पार्टिकल पे? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल? रिजल्टेंट बोल लें या नेट बोल लें, कितनी होगी? मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। मास भी बताया है 5 kg, एक्सेलरेशन भी बताया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी हो गई? 50 न्यूटन। तुमको एक्चुअली नेट फोर्स पता थी 50 न्यूटन, और डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन के अलावा। ये बातें छुपा के इस सवाल में दी गई थी हमें। भाई इस बॉडी का मास है 5 kg, इस पार्टिकल का मास है 5 kg, इसकी एक्सेलरेशन है 10, तो इस पे फोर्स कितनी लग रही है? F इज इक्वल्स टू ma। इतना तो पढ़ाई होगा 10th क्लास में। F इज इक्वल्स टू ma, 5 × 10 50 न्यूटन की फोर्स इस पे लग रही है नेट। नेट जिधर बॉडी एक्सेलरेट करती है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। इधर क्यों चली? क्योंकि इधर नेट फोर्स होगी। एंड व्हाट इज नेट फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। 50 न्यूटन की फोर्स ऐसे लग रही है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट आपको पता है 50। किधर? इस डायरेक्शन में। फील आया कि नहीं भाई? इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ऐसे एक ऐसे। इसके बाद बहुत आसान है, एक ऐसे एक ऐसे, पर पार्टिकल ऐसे चल रहा है एक्सेलरेशन से, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। एंड नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। 50 न्यूटन की फोर्स इस तरह लग रही है। नोट करें, 1 2 3 4 5। आगे बढ़े। अच्छा निकालना तो अपने को दूसरी फोर्स थी ना, और निकालते हैं। इस तरफ फोर्स लग रही F1, इस तरफ फोर्स लग रही F2, और ये है इनका रिजल्टेंट F एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, आई थिंक 53 डिग्री, और F की वैल्यू भी आ गई है अब 50। F की वैल्यू भी आ गई है 50। अगर F को मैं कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहूं बच्चों, तो 53 डिग्री वाला जरा ट्रायंगल देखते हैं। ये 53, ये 5, ये 4, ये 3 है ना। जरा ध्यान से देखो, यहां 5 की जगह ये कितना हो गया है? 50। 5 की जगह कितना हो गया है? 50। 5 की जगह 50, तो ये 40, ये 30। इसका ये कंपोनेंट 40 होगा, ये कंपोनेंट 30 होगा। तो अगर मैं F को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, उसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, जरा ध्यान से देखो भाई,
5 है तो ये 4, ये 3 है, ये 50 हो जाए। इसी ट्रायंगल में सोचो, निकालना चाहो तो निकाल लो कंपोनेंट, ये 50 हो जाए तो ये 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। मतलब इसका y कंपोनेंट 40 है, x कंपोनेंट चाहो तो निकाल लो, 50 cos 53, 50 sin 53 आएगा वही, ये 40 और ये 30 निकाल लो। f को अगर मैं रिजल्टेंट को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं fx इंटू आई कैप प्लस fy इंटू जे कैप। fx कितना होगा 50 cos 53 आई कैप और fy कितना होगा 50 sin 53 जे कैप। निकाल के देख लो वही आएगा। cos 53 कितना हो जाएगा 3/5 आई कैप, sin 53 कितना हो जाएगा 4/5 जे कैप। 5 10 ज़ा 50, 10 3 ज़ा 30 आई कैप, 5 10 ज़ा 50, 10 4 ज़ा 40 जे कैप। यही तो मैं बोल रहा था। ये आ गई रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स मिल गई 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। वेक्टर फॉर्म में लिख ली हमने। पहले हमको मिल गई 50, भाई ये 5 होता तो ये 4, ये 3, 50 तो 40 और 30, 30 आई कैप 40 जे कैप मिल गया। अच्छा, आपको F1 भी वेक्टर फॉर्म में दे रखा था 70 जे कैप। सवाल ध्यान से पढ़ो, F1 है 70 जे कैप। आपको क्या नहीं पता, बस F2 की वैल्यू नहीं पता। अब मुझे एक बात बता दो भाई, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, इनका वेक्टर सम होगी, होगी कि नहीं? हम कह सकते हैं F जो रिजल्टेंट है दैट इज नथिंग बट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इनका वेक्टर सम होगा। इन दो फोर्सेस का वेक्टर सम है ये फोर्स। F रिजल्टेंट है कितना 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। F1 कितना है 70 जे कैप, तो F2 कितना हो जाएगा नहीं निकाल पाओगे। यहां से 70 जे कैप उधर गया, माइनस हुआ 30 आई कैप 40 जे कैप माइनस 70 जे कैप कितना हो गया -30 जे कैप। ये रही F2 फोर्स। बोलो आया? यही होगा। 50 है तो ये 40 और ये कितना हो गया 30। क्या पूछा था, वेक्टर F2 पूछा था कि मैग्नीट्यूड पूछा था? द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग फोर्स F2, फाइंड द मिसिंग फोर्स F2। इसका वेक्टर फॉर्म में पूछा था 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप, यही होगा। रिजल्टेंट कितना है 50, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 30, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। और ये कितना है ऑलरेडी जे कैप, इधर गया माइनस हुआ 40 जे कैप माइनस 30 जे कैप माइनस 30 जे कैप। F2 मिल गया आपको 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप। बोलो क्लियर है? कुछ गलत हो रहा है क्या? इन दोनों को जोड़ के देखो, 70 और ये 30, 40, 30 और 40, क्लियर है? सही तो आ रहा है। 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप, ये आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हो। मिल गई F2 मिल गई, एक बाधा खत्म हुई, एक बाधा खत्म हुई। F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, इस तरफ है 30 आई कैप और नीचे की तरफ है -30 जे कैप। क्लियर है? पहले हमने निकाली 50, ये 40, ये 30, तो मतलब 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, F1 70 जे कैप, तो F2 क्या हो गया, वेक्टर F इक्वल्स टू F1 प्लस F2। F2 क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, -30 जे कैप। और क्या पूछा है सवाल में, चलो देखते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है 10 53 डिग्री पे। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर चाहिए आपको, वेलोसिटी नहीं चाहिए इनको, वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। अच्छा चलो निकालते हैं। एक्सेलरेशन कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने एंगल पे 53 डिग्री पे। इसके एक्सेलरेशन को भाई वेलोसिटी तो हम निकाल सकते थे अगर कोई सिर्फ वेलोसिटी पूछता हमसे। वेलोसिटी क्या होती बच्चों, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी बोल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखा, सब वेक्टर होते हैं। क्यों लगा लिया ये, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, सो v इनिशियल वेलोसिटी 0, पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, बोला है ना, मोमेंटली एट रेस्ट एट t इज इक्वल्स टू 0। v इज इक्वल्स u प्लस वेक्टर a
इंटू टाइम कितना बोला है 10 सेकेंड मेरे ख्याल से, इंटू 10 एट टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। टी इज इक्वल्स टू 0 पे रेस्ट पे है, टी इज इक्वल्स टू 10 पे पूछा है। ठीक, अब बात क्या है कि हमको वेक्टर वी चाहिए, तो हमें वेक्टर ए चाहिए होगा, वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो ए भी वेक्टर फॉर्म में चाहिए होगा। बच्चों इसके कंपोनेंट निकाल सकते हो, ध्यान से देखो, ये 53 डिग्री, यहाँ कितना होता है 4 3 5, सॉरी माफ करना, बहुत रात हो गई है, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, बहुत देर से लेक्चर चल रहा है। 5 4 3, ये सही है। अब बच्चों अगर 5 की जगह मैं 10 कर दूं, डबल कर दूं तो 53 डिग्री 10 कर दूं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, है ना। तो 10 के कंपोनेंट क्या आएंगे, इधर आएगा 8, इधर आएगा 6। सो एक्सेलरेशन वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, इधर आया 6 उधर आया 8, 6i कैप प्लस 8j कैप लिख सकते हैं, करके देख लेना, 10 cos 53 10 sin 53, ठीक है। अब v क्या हो जाएगा, a वेक्टर इंटू 10, a कितना है 6i कैप प्लस 8j कैप इंटू 10, कितना हो गया 60i कैप प्लस 80j कैप मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। नोट करना, नोट करें, 1 2 3 4 5, ये भी मिल गया हमको। v इज इक्वल्स टू क्या आया था 60i कैप प्लस 80j कैप मीटर पर सेकेंड, 60i कैप प्लस 80j कैप। ए को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्यों, देखो v इज इक्वल्स यू प्लस 80 तो बड़ा क्लियर था, u 0 तो पता था, अब v चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो a भी वेक्टर फॉर्म में, ये 10 है, इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हमने कहा इस ट्रायंगल को डबल कर लो, 10 8 6, इधर 6 इधर 8, तो 6i कैप प्लस 8j कैप, ये मिल गया। v क्या है a इंटू 10 कर दिया, सिंपल, v इज इक्वल्स यू प्लस 80 लगाया है। आगे बढ़े, लास्ट पार्ट क्या है, what third force F3 is required to make the acceleration of the particle zero, either give magnitude and direction of F3 or its component. What third force F3 is required to make the acceleration of the particle zero, particle का acceleration zero करना है भाई, acceleration of particle zero, बच्चों पार्टिकल का अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो करना है, इसका मतलब लगने वाली जो नेट फोर्स है वो भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। भाई हमारे पास दो फोर्सेस हैं अभी, तीन नहीं दो, एक F1 और एक F2, है ना, यही दो फोर्सेस हैं, और इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ रहा था। इनकी रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ रही थी मेरी, हमने निकाला था ना, क्या वैल्यू थी 50, 30i कैप प्लस 40j कैप, 50 30i कैप प्लस 40j कैप। भाई इसकी वैल्यू पता है ना हम लोग को, 70j, इसकी क्या है 30i माइनस 30j, इसकी क्या है 70j, इन दोनों को जोड़ लो रिजल्टेंट मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 30i कैप प्लस 40j कैप, ये रिजल्टेंट फोर्स लग रही है। अभी बोल रहा है नेट फोर्स को जीरो करना है एक नई फोर्स लगा के, तो बच्चों नई फोर्स कितनी लगा दोगे कि ये जीरो हो जाए, इसके जस्ट अपोजिट में इतनी ही फोर्स लगा दो, जीरो हो जाएगा। इन दोनों फोर्सेस से इसको नेट फोर्स मिली है अभी तक, इन दोनों फोर्सेस की वजह से इसको एक्सेलरेशन मिला हुआ था, नेट फोर्स मिली हुई थी, इन दोनों फोर्सेस नेट फोर्स। अब वो कह रहा है नेट फोर्स जीरो करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन बोल रहा है जीरो करो, एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, जब नेट फोर्स जीरो, तो इसी रिजल्टेंट के अपोजिट में एक फोर्स लगा दो। तो जो रिक्वायर्ड F3 है, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछो तो इट इज माइनस ऑफ F रिजल्टेंट, सो F3 is equals to minus 30i कैप प्लस 40j कैप। नोट कर भाई, ये 50 आई थी, 50 मतलब 40 30, 30i कैप प्लस 40j कैप, ये फोर्स थी, इसको खत्म करना है तो अपोजिट में एक फोर्स है ना। रिक्वायर्ड टू मेक एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो। बोला है उस फोर्स F3 को कंपोनेंट फॉर्म में बता दो, कंपोनेंट हो गया 30 40, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बता दो, मैग्नीट्यूड क्या होगा √30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 50, 50 कितने एंगल पे होगा, ये 53 पे है, तो ये भी दोनों चीजें बता सकते हो। इन्होंने कहा एक फॉर्म में बताओ, हम दोनों फॉर्म में बता सकते हैं। देखो कितने एंगल पे होगा, जल्दी से बताओ,
भाई ये एंगल कितनी दे रखी है 53 डिग्री, तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा 53। F3 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 50। अगर कोई F3 का मैग्नीट्यूड हमसे पूछता है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 50। दोनों चीज़ें बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सब कुछ। √30² + 40², या ऐसे समझ लो उधर से 50 को ही तो काटना है, उधर 50 ही तो है टोटल, 50 न्यूटन। एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री बिलो एक्स एक्सिस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सब बता सकते हैं। क्लियर है? तो यहीं पे मेरे ख्याल से ख़त्म होती है कहानी सारी। अब इसके बाद आप इसका PDF लो टूट्स डिवाइड डाउनलोड कर सकते हो। तो यहीं पे इस कहानी करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।